जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। एक पेंशनर है जो लिखते हैं, पीपीओ में वाइफ का पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर ऐड कर सकते हैं क्या। यानी ये पूछ रहे हैं, क्या हम पीपीओ में अपनी तरफ से वाइफ का पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श के पीपीओ में नहीं, आप प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, जिसके बेस पर स्पर्श के पीपीओ में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, वो मेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल में ऐड करना है। अगर नहीं ऐड हुआ है तो, अगर वाइफ का नाम ऐड नहीं है, अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड नहीं है, अगर पैन कार्ड नंबर आधार कार्ड नंबर ऐड नहीं है, तो आप पहले ऐड करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। उसके बाद स्पर्श के पीपीओ में आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी, वो भी बाद में। जिनका स्पर्श का पीपीओ में कुछ भी नहीं है, तो एक बार आप सही से अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे, अपनी स्पर्श की प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद एक एक चीज सही से चेक करिए। अगर कुछ चीजें मिसिंग हैं, तो आप फिर उसमें एडिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और उसके बेस पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। बाद में वो वेरीफाई होगा रिकॉर्ड के थ्रू, तब आपका स्पर्श का पीपीओ बनेगा और सारी चीजें आपकी उसमें मेंशन होगी। तो स्पर्श के पीपीओ में पेंशनर का आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर भी होता है, वाइफ का आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर भी होता है स्पर्श के पीपीओ में। स्पर्श के पीपीओ में आपको सारी चीजें मिलेंगी। अगर प्रोफाइल में सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप ये काम खुद कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना, एडिट करना, कुछ करेक्शन करना, सारी चीजें आप खुद कर सकते हैं। वेरीफाई कौन करेगा? रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद स्पर्श अपना काम करता रहेगा। तो सारे काम आप कर सकते हैं। वाइफ का आधार कार्ड नंबर भी ऐड कर सकते हैं, आप पैन कार्ड नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और स्पर्श के पीपीओ में वो मौजूद होगा, दिखेगा आपको। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, एक मैसेज आया था पेंशनर के पास, इनका नाम है अंकुर कुमार, जिसमें ये लिखते हैं, मुझे आज ये मैसेज मिला है, बट पीपीओ नंबर बहुत बड़ा है, तो लॉगिन करते टाइम पासवर्ड क्या बनेगा, इसमें से कौन सी डिजिट लेनी है। यानी पेंशनर के पास ये वाला मैसेज आया, स्पर्श पीपीओ नंबर MIG ID, इतनी लंबी आईडी है। तो दोस्तों, पेंशनर कंफ्यूज हो गए, क्या ये मेरा स्पर्श का पीपीओ नंबर है? तो ये मुझे मेल के जरिए पूछते हैं। पहली बात दोस्तों, ये माइग्रेशन आईडी है, ये इनका स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है। मैसेज में भी यही लिखा है कि स्पर्श का पीपीओ नंबर है, ये स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है। इससे पेंशनर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, स्पर्श आपको कंफ्यूज कर रहा है। स्पर्श का पीपीओ नंबर जो होगा वो आपका 12 डिजिट का होगा, और उसके आगे अगर आप 01 लगा देंगे, तो दोस्तों वो 14 डिजिट का आपका यूजर आईडी बन जाएगी। उसके बाद आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो स्पर्श का पीपीओ नंबर आपका 12 डिजिट का रहेगा, और ये है माइग्रेशन आईडी। काफी लंबी ये आईडी है, 12 डिजिट से ऊपर जा रही है। तो ये आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है। इसके लिए आप स्पर्श पे जाइए, वहां पर आप नो योर स्पर्श पीपीओ नंबर पे चेक करिए, वहां पर आपको मिलेगा स्पर्श का पीपीओ नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये इनका स्पर्श का पीपीओ नंबर है। नहीं, ये माइग्रेशन आईडी है जो यहाँ पे लिखी आ रही है, काफी बड़ी है, और इस तरीके के मैसेज पेंशनर को मिले हैं। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, कुछ पेंशनर हैं जो अपना आधार अपडेट कर रहे हैं स्पर्श की प्रोफाइल में। यानी स्पर्श की प्रोफाइल में उनका आधार नंबर ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपलोडेड आधार बट इवन आफ्टर 6 वर्किंग डेज इट्स शोन दैट आधार इज नॉट रजिस्टर्ड, व्हाट टू डू नाउ। यानी पेंशनर कह रहे हैं कि हमने आधार अपडेट कर दिया स्पर्श पे, लेकिन कुछ दिन बाद चेक किया तो वहां पर शो नहीं हो रहा है, कुछ दिखाई नहीं रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भी दिखा रहा है, आधार नंबर अपडेट रिक्वेस्ट इनिशिएट सक्सेसफुली। यानी जो इन्होंने आधार नंबर की रिक्वेस्ट डाली थी, आधार अपडेट की, वो रिक्वेस्ट इनिशिएट हो गई है सक्सेसफुली, और टोकन नंबर भी मिल गया है, और ये अप्रूव हो जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। लेकिन 4 से 5 दिन के बाद भी पेंशनर्स का आधार नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है अपना आधार नंबर ऐड करने में स्पर्श में। तो दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। जब तक कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली डन नहीं होती, तब तक आप दूसरी रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते। पहली रिक्वेस्ट सक्सेसफुली डन होने दीजिए, उसका स्टेटस चेक करिए, क्या वो अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ।
अगर रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा मेंशन करेंगे। अगर अप्रूव हो जाता है फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आधार वहां पे अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, लगभग 10 दिन 15 दिन आप वेट करिए, उसके बाद आप चेक करिए। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है जो पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कई पेंशनर हैं जो गांव देहात में रहते हैं, कई पेंशनर्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता क्या मुझे एमएससीपी एसीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कैसे समझे एमएससीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी इनके फादर हैं, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल 3 महीने, टीएस नायक उनका रैंक है, बेसिक है 20,107। दोस्तों ये 20,107 है नायक की पेंशन, इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल 3 महीने। और दोस्तों ये एप्लीकेबल हैं एमएससीपी के लिए अगर ये 2006 के बाद आए हैं। सबसे बड़ा सवाल रहता है पेंशनर का कि हम कैसे मालूम करें कि हमें एमएससीपी एसीपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आप पेंशन कब आए। अगर आप 2006 से पहले आए हैं तो आपको नहीं मिलेगी, अगर आप 2006 के बाद आए हैं तो आपको मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। फिर आपको अपनी क्वालिफाइंग सर्विस चेक करनी है कि आपकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। आपको अपनी रैंक चेक करनी है, अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं, अगर आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर जा रही है तो आपको हवलदार की एमएससीपी मिलेगी। अगर आप सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, अगर आपकी टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर है तो आपको फिर नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। इस तरीके की दोस्तों कंडीशन है। मैं अपने कई वीडियो में आपको समझाता भी हूं, इसलिए आप जो मेरे वीडियो देखते हैं उसे मिस मत करिए, एक भी वीडियो मत छोड़िए, क्योंकि दोस्तों मेरे सारे वीडियो नॉलेजेबल होते हैं, आपको समझाने के लिए होते हैं, ताकि आप किसी भी लाभ से वंचित ना रह जाएं। इसलिए हर एक वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए और हर एक वीडियो देखिए दोस्तों, शुरू से लेके आखिरी तक, ताकि आप किसी लाभ से वंचित ना रह जाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझा दिए। एक तो आप सबसे पहले चेक करें कि आप रिटायर कब हुए, पेंशन कब आए। अगर आप 2006 से पहले आए हैं तब आप एमएससीपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नहीं मिलेगी। 2006 के बाद आए हैं तब आपको मिलेगी। फिर आप क्वालिफाइंग सर्विस चेक करिए, कितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उसके बेस पर आपको एमएससीपी मिलती है। तो दोस्तों इन्हें मैंने बता दिया, इनको हवलदार की पेंशन मिलेगी अगर ये 2006 के बाद आए हैं, नायक की नहीं मिलेगी। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है टोटल 17 साल 3 महीने। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना बहुत जरूरी है। इनका नाम है थॉमस टीएल, हवलदार हैं। ये कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया 30 अप्रैल 2007 में। इनकी क्वालिफाइंग सर्विस थी 16 साल और ये बैंक से, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे थे और अभी भी इनका कम्यूटेशन काटा जा रहा है। कितना? 2559, इतना अमाउंट काटा जा रहा है पेंशन में से। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरे 15 साल तो बहुत पहले ही पूरे हो गए, यानी ये 2007 में आए थे तो 15 साल इनके 2022 में कंप्लीट हो गए, लेकिन उसके बाद भी इनका कम्यूटेशन काटा जा रहा है। ऐसा क्यों? दोस्तों ये उन पेंशनर के साथ हो रहा है जो ज्यादातर 2006 के बाद आए हैं और काफी पेंशनर हैं जिनको एसीपी एमएससीपी मिली। तो जिस दिन या फिर जिस महीने आपको एसीपी एमएससीपी मिली होगी, यानी जिस रैंक की आपको पेंशन मिली होगी एसीपी एमएससीपी के अकॉर्डिंग, यानी आपको जिस रैंक का फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला होगा, तो दोस्तों उस दिन से आपके 15 साल आगे के काउंट हो गए और आपका जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो चेंज हो गया होगा। तो दोस्तों इससे जो पीरियड है कम्यूटेशन का वो आगे बढ़ जाता है, यानी जो आपके 15 साल पहले कंप्लीट होने थे वो कंप्लीट होने पर आपका कम्यूटेशन बंद नहीं होता। यानी जब आपको एसीपी एमएससीपी मिल गई तो वो पीरियड चेंज हो गया, फिर उससे आगे के 15 साल आपके ऐड होंगे और जब आपका कम्यूटेशन रिस्टोर होगा, ऐसे बहुत से पेंशनर के साथ हो रहा है। यानी जब आपके 15 साल कंप्लीट होने से पहले उस टाइम रिस्टोर नहीं हुआ, लेकिन जब आपको एसीपी एमएससीपी मिल गई उसके बाद से और पीरियड लंबा हो गया, तो दोस्तों इनको और इंतजार करना पड़ेगा अपने कम्यूटेशन को रिस्टोर कराने के लिए, क्योंकि इनको 15 साल तो हो गए थे पहले पुरानी पेंशन के अनुसार,
लेकिन जब इनकी पेंशन बदली, पेंशन जब चेंज हुई, जब इन्हें एसीपी एमएससीपी मिली एक नेक्स्ट रैंक की, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पे इनका जो पीरियड था कम्यूटेशन का 15 साल का, वो चेंज हो गया। तो इस वजह से वो पीरियड और बढ़ गया। आप देखते होंगे आपके पीपीयू में लिखा रहता है कम्यूटेशन 1, कम्यूटेशन 2, कम्यूटेशन 3, उसके बाद उसमें पीरियड भी लिखा रहता है कि ये पीरियड में आपका इतना इतना अमाउंट कटेगा। तो वो जो आगे के 15 साल है वो उसमें ऐड होते रहते हैं जब जब आपको एसीपी एमएससीपी मिली। तो दोस्तों यहां पे इनको और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इनको एसीपी एमएससीपी मिली हुई है बीच में किसी पीरियड में, तो उस वजह से इनका कम्यूटेशन का जो पीरियड है वो बढ़ गया आगे के लिए। इस वजह से इनका 2022 में कम्यूटेशन रिस्टोर नहीं हुआ। तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।